बैक टू सुबसवेरे पाकिस्तान। और एक मुस्कुराहट पर कोई खर्चा नहीं आता है, और अगर दांत सफ़ेद हो तो हंसी भी जगमगा जाती है। फिर दांत सफ़ेद हो ना तो फिर एक मुस्कुराहट नहीं, फिर लोग कई मुस्कुराहटें जो है ना वो बांट रहे हो, मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, मुस्कुराते ही रहते हैं और हमारी तरह। ये क्योंकि आप कैमरे में देख नहीं ना सकते हैं, इसलिए ये क्राइटेरिया है। चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ दिलकश और हसीन मुस्कुराहट खूबसूरत दांतों की ही मरहून मिन्नत होती है। इसलिए दांतों की सफाई और खूबसूरती का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। हमें वैसे ये नहीं पता, जो 2-3 चीज़ें हमने आज देखनी है कि ठंडा गर्म हम सारा सबका मसला हो जाता है ना, और हम कहते हैं क्योंकि उसको भी है, उसको भी है, उसको भी है, अच्छा, तो शायद ये नॉर्मल है। हाँ, अब ये नॉर्मल है या नहीं है, आज हमने इस पे बात करनी है। और अभी हम डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जब हम बात कर रहे थे तो टूथपेस्ट के ऊपर बात हो रही थी कि कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, वो भी हमें नहीं पता कि कौन सी इस्तेमाल और कब कब करनी चाहिए, और वो कब तक इस्तेमाल करनी चाहिए ये भी हमें नहीं पता होता। खैर, ज़्यादातर देखा गया कि लोग जो हैं वो दांतों के मसाइल और बीमारियों को इतनी अहमियत नहीं दे रहे होते हैं। हालांकि दांतों में पैदा होने वाली जो बीमारियाँ हैं वो कई खतरात की अलामत भी होती है। जैसे कि डेंटिस्ट हम जब बात करते तो वो कहते हैं कि दांतों में जो छुपी बाज़ बीमारी होती है वो सिर्फ दांतों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये दिल के अमराज और ज़ियाबतीस और कैंसर जैसी बीमारियों भी सबब बनती हैं। अब इकरा हमें डरा रही है, लेकिन ये बात दुरुस्त है, तो फिर दुरुस्त है, हम क्या कर सकते हैं। बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि दांतों में छुपियाँ जो है पहचानना मुश्किल है, ताहम माहिरीन कहते हैं कि दांतों की बीमारियों की अलामात जो हैं वो इंतहाई आसान है। जैसे मसूड़ों में सूजन हो जाए, उनसे खून बहना शुरू हो जाए, टूथब्रश करते वक्त हमेशा खून बहना जो है ये मसले की निशानी है। और टूथब्रश कैसे करना है, अच्छा, वैसे हमें ये भी नहीं एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता होता टूथब्रश करना कैसे और कितनी देर तक करना है, ये भी नहीं होता। तो हम ये सारी कब करना है, जितने क्वेश्चन है ना हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे व्यूअर्स के साथ हमारे भी क्वेश्चन होते हैं कि हम लोग को भी इन चीज़ों के बारे में नहीं पता होता सही तरह से। खैर, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा नायाब, डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। पहले तो हमें बताएं, जिस तरह से ठंडा गर्म की हमजा भी बात करते हैं कि हर कोई कहता है अच्छा आपको भी ठंडा गर्म है, अच्छा ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है या नहीं है? अच्छा, ऐसे है कि नहीं, कोई ना कोई पीछे रीज़न है ठंडा गर्म लगने की, तो वो डायग्नोज करना होता है कि क्या रीज़न है। सबसे जो कॉमन रीज़न है वो होता है कि प्लाक डिपॉजिट, यानी कि जब खाने के पार्टिकल्स दांतों की सरफेसेस पे लग जाते हैं और काफ़ी लंबे अरसे तक अगर वहाँ पे फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट रहते हैं तो वो एक हार्ड लेयर बना देते हैं प्लाक की, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। अच्छा, सो उसकी वजह से मसूड़े और जो हड्डी होती है दांतों की वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, नीचे से डेंटिन एक्सपोज हो जाता है। अच्छा। जिसकी वजह से दांतों में ठंडा गर्म लगने की कंप्लेन आती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि पहले तो कॉज मैंने आपको बताया कि देखनी पड़ेगी कि क्या कॉज है। अगर तो कैलकुलस है तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। वैसे भी रिकमेंड है कि 6 to 8 मंथ्स के बाद या मैक्सिमम 12 मंथ्स के बाद स्केलिंग करवानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि बहुत बड़ी मिथ है कि स्केलिंग करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं। एग्जैक्टली। तो मैं अपने पेशेंट्स को भी ये कहती हूँ कि अगर एक रूम है, ये कोई जगह है गंदी, ठीक है, अगर आप उसको साफ करवाते हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है ना। सेम इसी तरह आपके दांतों की अगर गंदे हैं उनको साफ करवाने में नुकसान नहीं होता। वो जो मसूड़े और हड्डी नीचे चले जाते हैं जिन्होंने दांतों को ग्रिप दी होती है, वो साफ करने से कुछ टाइम में हील होकर वापस ऊपर आ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बहुत सारे लोग ये भी मेरे जिनसे मेरी बातचीत भी एक्सपीरियंस जिनका मैं पूछ रही होती है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दांतों के हवाले से, कि आपने स्केलिंग वगैरह कराई उसके बाद, तो वो कहते हैं स्केलिंग कराने से हमारे 1-2 दांतों में पहले ठंडा रहता है, अब सारे दांतों में ठंडा गर्म लग रहा होता है ना। तो ये क्यों हो रहा होता है? फिर वो ये भी कह रहे थे कि अगर एक दफ़ा आप अपने दांतों को छुड़वा लें फिर आपको बार बार जाना ही पड़ता है डेंटिस्ट के पास। ठीक है, ऐसा होता है कि वो एक लेयर, हार्ड लेयर ऊपर डिपॉजिट हुई होती है, आपको सेंसिटिविटी नहीं हो रही होती है ऐसा बहुत ज़्यादा। जब हम वो रिमूव कर देते हैं तो वो डेंटिन ज़्यादा एक्सपोज होती है। जब तक हीलिंग नहीं हो जाती, 10-15 दिन लगते हैं हीलिंग में, जब तक हीलिंग नहीं हो जाती तब तक आपको ठंडा गर्म लगेगा। तो आपने जो आपको पेस्ट, माउथ वॉश, मेडिसिन जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा आपने उसको फॉलो करना है इंस्ट्रक्शंस को, फिर बेनिफिट होता है ना। अच्छा, ठीक है, पूरा पैकेज लेना है आपने। अच्छा, स्केलिंग के क्या एक ही सेशन है, मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, कितना दौरानिया होता है? हमारे लोगों के पास जो है वक्त भी तो नहीं होता ना कि यार इतना टाइम ही नहीं है कि डॉक्टर्स के पास। वैसे तो ये सिंगल विजिट में हो जाती है स्केलिंग पॉलिशिंग, बट इट्स बेटर कि आप उसको मल्टीपल 2 या 3 विजिट्स में करवाएं। अच्छा। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोगों के बहुत ज्यादा जिंजिवाइटिस यानी कि मसूड़े सूजे हुए होते हैं, ठीक है, अगर उनकी राइट साइड हमने कर दी है ताकि वो लेफ्ट साइड से खाना खा सके, नेक्स्ट विजिट में लेफ्ट साइड कर देते हैं। और जब ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही होती है तो हम पॉलिशिंग को अवॉइड करते हैं, उसको 3rd विजिट पे रख देते हैं। इट्स बेटर कि आप उसको मल्टीपल विजिट्स में करवाएं, वरना सिंगल विजिट भी हो जाती है। अच्छा, ठीक है। अब हम लोगों को ये भी नहीं पता था हमने ब्रश करना कैसे है और कितनी देर तक करना है कि प्लाक जो है वो जमा ही ना हो, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? और खाना खाने से पहले करना है या बाद में करना है? हम खाना खाने से पहले करते हैं। अच्छा, सुबह जब आप उठते हैं तो पहले तो अच्छे से बस कुल्ली कर लें, रिंस, उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद ब्रश करना है सुबह में। और रात को सोने से पहले
जब आपने रात को सोने से पहले ब्रश कर लिया है, उसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं। ओके क्योंकि कहते हैं ना, रात में आप अपने लिए ब्रश करते हो और दिन में आप दूसरों के लिए ब्रश करते हो। हाँ सही है। अच्छा ठीक है। और साथ अब ये भी हमारा पहले मसला डिस्कस कर लेते हैं कि लोगों को यह है कि हमारे जो दांत हैं वो खूबसूरत नज़र आने चाहिए, सफ़ेद नज़र आने चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडीज़ हैं हमारे पास, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, दांत वैसे ओरिजिनल जो है थोड़े से येलोइश शेड में होते हैं थोड़े से, ठीक है। उसके अलावा होम रेमेडीज मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि अगर आप घर में देसी टोटके करते हैं कुछ भी, तो आपके गम्स पे कोई इन्फेक्शन हो जाता है या जलन हो जाती है कुछ भी, तो वो आप खुद से हैंडल नहीं कर सकते। तो अगर आपको टीथ वाइटनिंग करवानी है तो आप प्रॉपर किसी डेंटिस्ट के पास जाके करवाएं, ताकि आपके जो पहले स्केलिंग पॉलिशिंग होने वाली है वो करें, उसके बाद वो वाइटनिंग करें। तो ये कितनी करवानी पड़ती है और कितने अरसे बाद फिर से हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ रहा होगा? क्योंकि लोग यही कहते हैं एक दफ़ा चले जाओ भाई, फिर तो बार बार जाना इसका पड़ता है। ये है कि अगर आप एक दफ़ा चले जाते हैं, बहुत सारे लोग तब तक डेंटिस्ट के पास नहीं आते जब तक उन्हें पेन नहीं होती, ठीक है। उन्हें नहीं पता कि अंदर क्या क्या इश्यूज है। आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपको बताते हैं कि ये आपके ट्रीटमेंट होने वाले हैं। इसीलिए लोग कहते हैं हम डेंटिस्ट के पास एक दांत लेके गए थे और सारे बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर होता है कि भाई एक साइड पे हमें ठंडा गर्म लगा था, तो उन्होंने सारों को ही मसला बता दिया कि सारों में ये मसला होता है। खैर हमें आपने ये बताना है कि ब्रश हमने किस टेक्निक से करना है और कितनी देर तक करना है। ठीक है, मैं आपको ठीक है, ये मॉडल भी आप लाई हुई हैं, तो इससे हमें ज़रा आसानी हो जाएगी। अच्छा, आपने गम्स और दांतों के साथ 45 के एंगल पे रखना है, ठीक है, थोड़ा सा टिल्टेड, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। हर सर्फेस पे आप 15 to 20 तक काउंट करते जाएं, और ऐसे जब सारे आपने बाहर वाली साइड पे कर लिए, फिर अंदर वाली साइड पे भी आपने ऐसे ही करना है कि 45 के एंगल पे रखना है और इस तरह से। और जो ये सर्फेसेस होती है इस पे ऐसे सर्कुलर, ओके, ठीक है। तो आपने ये तकरीबन हर जगह पे 15 to 20 तक गिरना है, यानी कि 1-1.5 मिनट आपने ब्रश करना है। बट ब्रश से पहले इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्लॉस कर ले। फ्लॉस इस तरह से भी मिलती है, टूथपिक फॉर्म में और थ्रेड की फॉर्म में भी होती है, ठीक है। तो वो ये है कि दांतों के दरमियान में जो है ना, हर दांत के दरमियान में आपने पहले फ्लॉस करना होता है और फिर ब्रश, और फिर जो भी आपका नॉन मेडिकेटेड माउथ वॉश है आप वो एक दफ़ा कर लें। तो फिर आपको खुद खाली ब्रशिंग से दांतों की सफाई नहीं होती जब तक आप फ्लॉस नहीं करते, क्योंकि खाने के कुछ पार्टिकल्स ऐसी सरफेस पे जम जाते हैं जहाँ पे आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता। अच्छा, इसमें थ्रेड है और ये हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है कि हर खाने के बाद, और अक्सर औकात हम उनको देख रहे होते हैं जिसको हम मतलब कि माचिस की तीली लेकर भी लोग कोशिश कर रहे होते हैं, और वैसे भी टूथपिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो कुछ खतरनाक है या क्या? बिल्कुल, अगर वो आपको नहीं पता, गम्स पे लग जाता है या कुछ, तो ब्लीडिंग आपको वहाँ पे इंजरी हो सकती है। सो ये नहीं यूज करना चाहिए। फ्लॉस प्रॉपर अगर आप एक दफा दिन में कर लेते हैं ना, और वो भी आराम से, कुछ लोग बहुत जोर से करते हैं कि उनके गम्स पे लग जाता है, तो अगर आप एक दफा कर लेते हैं तो आपको जरूरत नहीं है। आपने नॉन मेडिकेटेड अभी कहा था कि माउथ वॉश का इस्तेमाल करें, ये आपने पहले भी जब हम ब्रेक में थे तो इन्होंने जिक्र किया था। टूथपेस्ट के साथ और माउथ वॉश के साथ जरा हमें बता दीजिएगा कि वो कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी मर्जी से जब हम टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा ठीक है, एक तो ये कि जब तक आपको कोई डेंटिस्ट रिकमेंड नहीं करे, आपने सिंपल पेस्ट यूज करनी है, सिंपल माउथ वॉश यूज करने हैं, ठीक है, कोई भी नॉन मेडिकेटेड। सिंपल वो है जो नॉन मेडिकेटेड है जी, जो आपको डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब करता है। कोई भी मेडिकेटेड है वो आप सिर्फ उस 15 to 20 डेज के ड्यूरेशन में यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप मेडिकेटेड माउथ वॉश या पेस्ट यूज करेंगे तो वो आपके दांतों पे स्टेनिंग हो जाती है उससे। यानी कि एक दफा डॉक्टर ने आपको रेकमेंड कर दिया, आप दोबारा डॉक्टर के पास नहीं गए और साल आपने प्रैक्टिस बनानी, वो इस्तेमाल करते रहे, तो उसका नुकसान क्या होगा? दांतों पे स्टेनिंग हो जाती है, डिसकलर हो जाते हैं दांत। मतलब हम जहाँ पे बेहतरी का सोच रहे होते हैं, हम अपने साथ नुकसान कर बैठते हैं। बच्चों के लिए कौन सी टूथपेस्ट? बच्चों के लिए ये कि कम फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट हो, ताकि क्योंकि बच्चे जहाँ पे वो बड़े हो रहे होते हैं उनके पानी में फ्लोराइड का लेवल होता है इतना, ठीक है, तो बहुत ज्यादा भी अगर फ्लोराइड हो जाए तो एक डिजीज होती है, मतलब इशू हो जाता है फ्लोरोसिस। दांतों पे व्हाइट या ब्राउन कलर के पैचेस हो जाते हैं फ्लोराइड का लेवल ज्यादा होने की वजह से। और वो कभी भी ट्रीट नहीं होता उसका, यानी कि ट्रीटमेंट ये है कि आपको या तो दांतों की रिप्लेसमेंट, विनेयर्स या ब्लीचिंग या कुछ इस तरह का करवाना पड़ता है। वो तो फिर बच्चों के साथ हर साल जब दांत गिरते हैं तो वो बेचारे खुद ही से आ जाते हैं, तो फिर वो। लेकिन जो बड़ों की पेस्ट है उसमें ये कि फ्लोराइड होना चाहिए, क्योंकि उससे ये है कि क्योंकि दांत आपके बन चुके होते हैं उसमें फिर वो कोई इशू नहीं होता। और फ्लोराइड वाली पेस्ट से ये होता है कि कैविटीज लगने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा, वैसे तो अक्ल ये कहती है डॉक्टर साहब कि बच्चों के दांत
जब आ गए हैं तो उसके बाद उनको भी आप ब्रश करना जो है सिखाना शुरू कर दें, ट्रेन करना शुरू कर दें। लेकिन ये होता है कि यार अभी दूध के दांत हैं, ये गिरने हैं, उसके बाद ही एक दफ़ा करेंगे, बच्चे हैं कैसे कर रहे होंगे, ये पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, इसको एड्रेस कर दीजिएगा। बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि जो आपके डिसीडुअस यानी कि दूध के दांत हैं वो अगर अच्छे और हेल्दी होंगे, गम्स आपके हेल्दी होंगे, तो जो परमानेंट आने वाले दांत हैं वो भी अच्छे और हेल्दी होंगे। देखा होगा बहुत दफ़ा बच्चों के ब्लैक टूटे हुए सारे दांत होते हैं, यानी कि बेबी बॉटल केरीज, जो माएँ बच्चों को फीडर मीठा मुंह में देख के सुला देती हैं, वो उनको साफ नहीं करती दांतों को, तो उनके सारे दांत खाए जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो ये है कि अगर तो क्योंकि 5 से 8 साल के बीच में नए दांत आना शुरू होते हैं, कुछ बच्चों के 2, 2.5, 3 साल में खराब हो जाते हैं, उनको हम उस टाइम निकाल भी नहीं सकते, ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, हमें फिर वेट करना होता है। अच्छा, सो अगर पेन हो, कोई इशू हो, तो हमें वेट करना होता है, हम टाइम से पहले एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई, हमें अपनी ओरल हाइजीन के हवाले से हम गलतियां कर रहे होते हैं, उन्होंने वो कहा कि वो गलतियां नहीं करनी। अच्छा, टूथपेस्ट के हवाले से वैसे मुझे एडमिट करना चाहिए, आप लोगों को भी एडमिट, मैंने ये गलती की है अभी जब डॉक्टर साहब ने बताया था और ये हमने गलती की, डॉक्टर साहब ने एक दफ़ा मुझे तजवीज़ कर दी और मैं आज तक उसी का इस्तेमाल करता चला आ रहा हूँ, और वो मेडिकेटेड है टूथपेस्ट जो इसका मैं इस्तेमाल करूँ। ये गलती आप भी शायद कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि मेडिकेटेड से हम लोगों को लगता है ये मेडिकेटेड है, ये अच्छी है, डॉक्टर ने रिकमेंड की, बस हम यही यूज करते हैं, हम वही यूज करते हैं, और फिर हम लोगों को भी बताते हैं जी मुझे डॉक्टर साहब ने फलां डॉक्टर साहब ने मुझे बताया था, तो वो ये बात यूज कर लो। लेकिन आधी बात मुझे पता थी, और हम कितने लोग हैं कि जिनको आधी बात पता होगी, और कई लोगों के कहने के ऊपर वही, मेरे कहने के ऊपर कितने लोग वही इस्तेमाल कर रहे होंगे। मुझे अब इतनी शर्मिंदगी हो रही है, उन सबको मना करना कि भाई आप नहीं, आप लोगों ने यूज करनी है। चलें जी, डॉक्टर साहब ने हमें बताया, हमारी तस्हीह की है। हम आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट के मैदानों से लेकर क्रिकेट के आलमी इदारे से भी अब अच्छी खबरें आ रही हैं, मैदानों से तो हमें बहुत अच्छी खबरें मिली हैं। हाँ जी, और ICC पाकिस्तान में 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के लिए पुरएतमाद है। कई खबरें सामने आ रही थी जी, भारत में बहुत ज़्यादा कैंपेन चल रही है कि ना आए, और फिर दीगर ममालिक से भी शायद वो बात करेंगे कि पाकिस्तान महफूज मुल्क नहीं। ICC ने वाज़ेह कर दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दीगर ममालिक को पाकिस्तान में खेलने पर कोई परेशानी नहीं होगी। और ICC के चेयरमैन जो है ग्रेग बार्कले, उन्होंने कहा है कि एक बयान उन्होंने दिया, उसमें कहा कि यकीन है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बेहतरीन इंतजाम करेगा। और चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने कहा यह भी है कि आलमी इवेंट के कई बरसों बाद पाकिस्तान में होगा, और अगर हम इसे अहल नहीं समझते तो मेज़बानी के लिए मुंतखब भी नहीं फिर करते। और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इस इवेंट को खुश उसलूबी से मुकम्मल कर पाएगा। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दुबई क्रिकेट काउंसिल ने पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट सीरीज कराने की पेशकश की। अच्छा, चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल का कहना है कि हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए राजी कर लें तो ये बेहतरीन होगा। और वाकई में अच्छा, दोनों कंट्रीज के जो शायकीन है क्रिकेट है ना, वो भी बड़ा पुरजोश होते हैं दोनों मैचेस के लिए, और हर कोई मतलब फेवरेट होता है कि इनका मैच देखना सबके लिए होता है खुशी। तो अगर ये चीज़ें हो रही थी तो वाकई में बड़ा बेहतरीन होगा, और साल में होगा कि 1 या 2 बार दोनों टीमों के दरमियान सीरीज भी करवाई जा सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज़ राजा ने बांग्लादेश में T20 मैचेस के दौरान बनाई गई पिचेस पर तनकीद किया। उनका कहना है कि बांग्लादेश में T20 की रिवायती पिचेस नहीं थी, लेकिन सीरीज़ को दिलचस्प बना दिया गया था। सारी सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ्फार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज़ में तो वाइट वॉश कर दिया है, मैचेस बहुत लो स्कोरिंग हुए हैं, जिस पर बांग्लादेश बोर्ड को अब तनकीद का भी सामना है। क्या T20 मैचेस के लिए ऐसी पिचेस बनाया जाना दुरुस्त है? इसमें ICC को इंटरवीन नहीं करना चाहिए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर सब देखने वालों को, आप दोनों को भी। और यकीनी तौर पर देखिए, होम एडवांटेज हर टीम का हक होता है और उसका फ़ायदा उठाते हैं, बट इतना तो कम से कम एडवांटेज आप रखिए क्रिकेट का भी कि आप बैट और बॉल दोनों को चांस दे रहे हैं। और आप देखें, अगर ऑस्ट्रेलिया का जो 4-1 से बुरा हाल किया बांग्लादेश ने, न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, उससे पहले भी उनकी डोमिनेंस रही है, बट आप देखिए कि चाहे वो मैच तो बांग्लादेश सारे जीता था या यहाँ पाकिस्तान से वो सारे मैचेस हार गए, क्रिकेट अच्छी नहीं हुई। मतलब आप देखें कि डोमिनेंस कितनी ज्यादा है बैटिंग की कि आखिरी ओवर में 6 गेंदों पर 8 रन थे, और अब महमूदुल्लाह पार्ट टाइम स्पिनर है, वो 3 विकेटें ले गए, ऑलमोस्ट मैच उन्होंने जितवा दिया था अपनी टीम को। तो ये मजा नहीं आया क्रिकेट का। इसी तरह हमने जब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की सीरीज भी देखी थी बांग्लादेश में, तो हैरान कौन जरूर थे कि जी 100 रन बन रहे हैं और 100 भी चेज नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तो पाकिस्तान को दाद देना पड़ेगी कि वो जो कॉन्फिडेंस था वर्ल्ड कप का, और जो हमारा एक टॉप ऑर्डर में स्टेबिलिटी है कि रिजवान अच्छा कर देते हैं, मिड ऑर्डर के अंदर भी हमें अब थोड़े से यंगस्टर्स अच्छे मिल गए, जैसे हैदर बहुत अच्छा खेले, एक मैच में खुशदिल अच्छा खेले, फखर की फॉर्म भी लगी हुई है। इन पिचेस पे खेलना आसान नहीं था। अब बांग्लादेश को सोचना पड़ेगा कि उनको अपने मुल्क में सिर्फ क्रिकेट खेलनी है या बाहर भी जाके कुछ करना है। इस अप्रोच से
बिल्कुल ऐसे। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, कौमी टीम की जो कप्तान है बाबर आजम, वो एतराफ़ बात है कि बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज़ में तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर सके। इस सीरीज़ में आप उनकी बैटिंग में कौन सी ऐसी खामियां देखते हैं जिन पर उनको कंट्रोल करना चाहिए? देखिए रेयर एक्सेप्शन है। बाबर आजम इज अ रन मशीन, और जितने रिकॉर्ड वो रिजवान बना रहे हैं, और जितने रिकॉर्ड वो एक के बाद एक तोड़ रहे हैं। स्पेशली विराट कोहली आज से 8 साल पहले एकदम से उन्होंने एक स्ट्रीक शुरू की थी, हाशिम आमला मुझे याद उससे पहले कर रहे थे, और अब सब रिकॉर्ड जो है ना, जो बाबर और रिजवान की अगला संगे मील होता है वो रिकॉर्ड होता है। वो इतनी जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, बट चलिए हो जाता है। देखिए बाबर आजम भी ऑब्वियसली उनको भी हम ह्यूमन बीइंग ही समझें, और हर मैच में हर सीरीज में उतना नहीं कर पाएंगे। दूसरा विकेट्स भी अच्छी नहीं थी। थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि बाबर बहुत अच्छा खेल लेते हैं जहां पर फास्ट बॉलर उनके सामने आए, अच्छा टाइम करते हैं बैट को, डेलिकेट प्लेयर हैं, टच प्लेयर हैं, और टाइमिंग से खेलते हैं। तो इन विकेटों पर बाबर जैसे प्लेयर के लिए बड़ा मुश्किल था अपने उनके स्टाइल से खेलना, स्पिनर्स का। ठीक है गफ्फार भी बताइएगा, आईसीसी ने 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए दीगर ममालिक को पाकिस्तान में खेलने पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम पाकिस्तान को अहल ना समझते तो मेज़बानी के लिए मुंतखब ही ना कर रहे होते। आईसीसी के रवैये में ये जो मुस्बत तब्दीली आई है, इसकी क्या वजह है? क्या पीसीबी ने कोई हालिया इकदाम किए हैं? देखिए ये वाला जो ग्रेग बार्कले का इंटरव्यू है, और ऑब्वियसली जो पूरी खबर है, ये क्या कॉन्टेक्स्ट है कि अनुराग ठाकुर जो कि भारत के मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के और यूथ अफेयर्स के, उन्होंने कह दिया था जी कि हम देखेंगे 2025 में क्या हालात हैं, और ये वो खैर उनकी मजबूरी, ये तो कह नहीं सकते इस गवर्नमेंट में रहते हुए कि जी हम तो जाएंगे और हम बड़ा खुशी खुशी पाकिस्तान से खेलना चाहेंगे। वो तो गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने तो आपको पता है कि पाकिस्तान भारत के खेलों के दरवाजे तो बंद किए रखे हैं अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम इस वक्त इंडिया में मौजूद है। आज उनका मैच भी जर्मनी से, उनको भी मैं बेस्ट लक कहूंगा। अल्लाह करे कि हमारी जो हॉकी है उसके स्टार्स भी हमें आज से कुछ दिखाई दें, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स ही सही। हमारी पुरानी हॉकी सीनियर टीम को देखे हुए अरसा हो गया कोविड की वजह से। लेकिन चलिए आपके सवाल पे दोबारा आता हूँ। देखें आईसीसी को मजबूरी में ये बात दोबारा असर्ट करनी पड़ी कि देखें हमने पाकिस्तान को जो राइट्स दिए हैं, होस्टिंग राइट चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के, वो देखभाल के दिए, और ये कहने की जरूरत नहीं थी आईसीसी को। एक्चुअली आईसीसी ये प्रोसेस पहले कर चुका है, लेकिन क्योंकि अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया तो उसके बाद उसका एक बड़ी बात है, एक उसका काउंटर स्टोरी कह लें या एक फॉलो अप स्टोरी कह लें, वो होनी थी। बट आई थिंक पाकिस्तान को इस मकाम तक पहुंचने से पहले बड़े मराहिल से गुजरना पड़ेगा। हमें बांग्लादेश से अभी वापस आएंगे तो हमें वेस्ट इंडीज को होस्ट करना है, और उसके बाद फिर अगले साल 3 बड़ी सीरीज हैं जो हमारे इस चैंपियंस ट्रॉफी के 3 बड़ी सीढ़ियां बनेगी। पहले तो ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड, फिर न्यूजीलैंड। इतनी बड़ी टीमों का कामयाबी से होस्ट कर लेंगे, और फिर पीएसएल भी आपका साथ साथ चल रहा है, तो फिर ये स्टेप बाय स्टेप 2022, 2023, 2024, 2025 तो फिर आप पहुंच जाएंगे अपनी मंजिल तक। इसको चेन को रुकना नहीं चाहिए, और आई थिंक बहुत अच्छी बात है कि बड़ी बड़ी टीमों ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया है, एंड आई होप एंड प्रे कि वो अपनी कमिटमेंट को बिल्कुल ऐसी है। अच्छा अब्दुल गफ्फार, बात करते हैं मुत्तहिदा अमारात की कि दुबई क्रिकेट काउंसिल पाकिस्तान और भारत के माबैन क्रिकेट सीरीज कराने की पेशकश कर दी, और चेयरमैन दुबई क्रिकेट काउंसिल ने यह कहा है कि हम भारत को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए राजी कर लेंगे तो ये बेहतरीन होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो क्रिकेट लवर्स के लिए कितनी बड़ी खुशी की खबर होगी। देखिए जी दुबई क्रिकेट काउंसिल हो, अबू धाबी क्रिकेट काउंसिल हो, श्रीलंका हो या इवन इंग्लैंड हो, कोई भी बोर्ड पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट को तो होस्ट करना ही चाहेगा। ड्रीम, क्योंकि इतना क्राउड आ जाएगा, इतनी आपकी अट्रैक्शन, आपका रेवेन्यू उस बोर्ड का भी बनेगा, तो दैट इज अ स्मार्ट मूव। लेकिन आप याद रखिए कि पाकिस्तान इंडिया का प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने कहा क्रिकेट खेलनी है, प्रॉब्लम ये है कि बायलैटरल के लिए दोनों हुकूमतों की इजाजत हो। पाकिस्तान तो चले फिर भी खेल को सियासत से हमेशा अलग रखता है। कल अगर भारतीय क्रिकेट बोर्ड बोले जी हमें इजाजत मिल गई, तो अगले महीने पाकिस्तान इंडिया सीरीज हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि भारत की हुकूमत जो है वो अपने बोर्ड को काबू किए हुए है, और ऑब्वियसली हमारे यहाँ भी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के बगैर तो क्रिकेट बोर्ड नहीं कर सकता, बट हमने कभी रोका भी नहीं है। लेकिन भारत कहते हैं ना ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, ये ऐसे नहीं होगा। भारत की जो गवर्नमेंट है उसको सोचना पड़ेगा। जब तक वो इस बारे में कुछ नहीं सोचते या अप्रूवल नहीं करते, तो देखिए दुनिया में कहीं भी सीरीज हो जाएगी। पाकिस्तान इंडिया में नहीं होगी तो ऑब्वियसली दुबई में हो सकती है। एक जमाने में श्रीलंका के अंदर न्यूट्रल वेन्यू होने लगी थी, इंग्लैंड के अंदर बात हो चुकी है, वो चाहते हैं कि वो भी कभी न्यूट्रल मकाम पर पाकिस्तान इंडिया को होस्ट करें। ये पॉसिबिलिटी रहेगी हमेशा, लेकिन हुकूमतों की इजाजत के बगैर, स्पेशली मोदी सरकार का जो मौका है खेल दुश्मनी वाला, हुकूमतों की इजाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।